हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो पसंद आई होंगी। हमने अब तक अपने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के, और आज हमारा जो 5th पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हमने अब तक के जो पार्ट्स थे उनके अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, हमने उसके ऑर्गेनल पढ़ लिए थे, पार्ट्स पढ़ लिए थे। तो आज हम जो ऑर्गेनल वाला टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए हमने पिछली वीडियो में 3 ऑर्गेनल्स पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, जिनको कि हमने कहा था GERL कॉम्प्लेक्स। जिनको हमने क्या कहा था? GERL कॉम्प्लेक्स। ये GERL कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आई थिंक मैंने आपको इसको EGRL बता दिया था, बट ये GERL कॉम्प्लेक्स होता है। ER को हम इसको मिड सेशन में लेते हैं। मिड सेशन में क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ER है, ER से तो क्या बनता है? गोल्जी अपरेटस, और जो गोल्जी अपरेटस है उससे क्या बनता है? आपका लाइसोसोम। तो इस तरह से हमने हमारी 3 जो ऑर्गेनेल्स थे उनको कंप्लीट कर लिए हैं। 3 ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक करा था हमने गोल्जी बॉडी, और एक करा था लाइसोसोम। तो अब नेक्स्ट जो है अपना वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऑर्गेनेल है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ये भी एक लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 2 वर्ड्स है वो छिपे हुए हैं। एक तो है अपना माइटो, क्या है अपना? माइटो, ठीक है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड, ठीक है। थ्रेड यानी धागा, ठीक है। और जो कॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कॉन्ड्रियन। क्या होता है? कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन मतलब कोई भी कण या पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रियन। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है माइटो प्लस कॉन्ड्रियन। माइटो यानी धागा, थ्रेड, और कॉन्ड्रियन यानी पार्टिकल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? एक धागे के समान स्ट्रक्चर होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक थ्रेड का पार्टिकल होता है, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था इनको? एक साइंटिस्ट थे, नेम गिवन बाय द सी बेंडा। एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा। ये सी बेंडा साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये का इंट्रो हो गया इसका। ये किससे बना है? माइटो प्लस कॉन्ड्रियन से मिलकर बना होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये भी एक क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। कैसा है? ये भी डबल ऑर्गेनेल बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। अब डबल बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे आउटर लेयर को हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या देते हैं इसको? आउटर मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं इसको? आउटर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हमने नाम दिया है आउटर मेम्ब्रेन। यानी हमने कहा था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी खुद की डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर? 2 मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको तो नाम देते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, जो कि फुली पोरस होती है, यानी it's have very porous। it's have very porous। पोरस क्यों? क्योंकि इसकी जो बाहरी सरफेस होती है, इसकी सरफेस पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पोरिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन से? पोरिन प्रोटीन से, ठीक है। ये तो हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है, जो कि बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया बनाती है फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस सरफेस को हमने नाम दिया है, जो कि इनर है,
तो इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। क्या है इसमें? इनर मेम्ब्रेन। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 लेयर्स या 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पूरा बहुत ही पोर्स इसकी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, तो इट हैव वेरी पोरस। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो उसके जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग होती है, यानी इसकी मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है, तो ये क्या बनाती है? सरफेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो है वो क्यों इंक्रीज करती है? क्या रीजन है कि ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, किस कारण से इंक्रीज करती है? क्योंकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इन F1 पार्टिकल्स का क्या फंक्शन होता है? ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग इसीलिए करती है कि जितने ज्यादा फोल्ड्स इसमें पाए जाएंगे उतनी ज्यादा ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा थ्रू द F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें जो इनर मेम्ब्रेन पर मिल रहे हैं वो कौन से पार्टिकल मिल रहे हैं? F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स। क्या फंक्शन होता है F1 पार्टिकल्स का? F1 पार्टिकल्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या वर्क करते हैं ये? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब ये कई बच्चों के लिए तो ये एटीपी जो नाम होता है ये बहुत ही नया नाम होता है, उनको समझ नहीं आता कि मैम ये एटीपी होता क्या है। तो एटीपी की फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में 9th में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एटीपी का फॉर्मेशन किस लिए करेगा? क्योंकि ये इसे हम वी कैन से इट पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि इसमें जो F1 पार्टिकल्स होता है वो F1 पार्टिकल्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है, और ये जो एटीपी जो होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? करेंसी, एनर्जी करेंसी। क्या नाम देते हैं इसको हम? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन सभी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो दे आर प्रोवाइड एनर्जी। दे आर प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं। अब हमने आउटर मेम्ब्रेन पढ़ ली, हमने इनर मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस मिल रहा है इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम देते हैं इस स्पेस को हम? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस मिल रहा है उस स्पेस को हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम देते हैं? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। तो फर्स्ट हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड हो गया इसमें इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद हमने इसके अंदर पढ़े F1 पार्टिकल्स, देन आफ्टर पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के बाद में इसमें एक लिक्विड या फुल फ्लूइड होता है। इस लिक्विड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड मिल रहा है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड मिल रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फ्लूइड मिल रहा है इसको हमने क्या नाम दिया है? मैट्रिक्स। अब इसके अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस हमने किया था वो एक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अकॉर्डिंग किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और हमने उसमें किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा था प्रोकैरियोटिक के अंदर? प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, और यूकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस था? एडवांस न्यूक्लियस था। तो इनके अंदर खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, अब इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट यू कि इसमें कितने कौन सी यूनिट वाले राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर मिलते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? 70S राइबोसोम। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने टू नेम्स, एक नाम तो पढ़ लिया कि इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। वी ऑल we also call the semi autonomous body. Why we called? Because इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। ठीक है, खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, तो ये अपनी कॉपी कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो अपने जैसा, मतलब इसमें इसको जो रिक्वायरमेंट है, अपने जैसी ये प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन ये खुद कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बॉडी। तो आई थिंक एक आपको समझ में आ गया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम दोबारा से। इट इज कवर्ड बाय द it is covered by the outer membrane. It is covered by the outer membrane. These membrane, they are very porous. They are very porous. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, they have inner membrane. They are increase surface area by the folded by the folded membrane. ठीक है, and they are found F1 particles on its surface. ठीक है, साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चले। इसके बाद हमने पढ़ा था एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ATP is a energy currency of a cell
hence 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 the mitochondria hence the mitochondria the mitochondria are called powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Hence, the mitochondria are called powerhouse of the cell. Is it clear to all? Now, next organelle is plastid. Organelle number 5. Plastid. Plastids. ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये ओनली प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट और सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है। बट जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं और कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। अब जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड किसमें मैंने बताया ये प्लांट सेल में पाए जाएंगे। 2 तरह के होते हैं ये, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट इसको क्रोमो नाम क्यों रखा गया है? क्रोमा का मतलब होता है पिगमेंट, ठीक है। तो जो पिगमेंट जिसमें मिलता है, पिगमेंट लाइक जैसे ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है लीव्स के अंदर, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट नाम इसका किस लिए रखा गया है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो यानी क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट and second leucoplast. Chromoplast have color, leucoplast have colorless because क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? कलर पाया जाता है। कलर कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर, ठीक है। कौन सा कलर मिलेगा? येलो कलर। और कौन सा? ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये सारे जो कलर्स मिलते हैं ये किसमें मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में भी कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट मिलता है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पिगमेंट मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है जो कि कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और भी इसके अलावा जो पिगमेंट होते हैं वो येलो कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड होता है ये 2 प्रकार का मिलता है। कौन सा? एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट मिलता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। इसी तरह से जेंथोफिल जो पिगमेंट होता है वो येलो कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनकी वजह से ऑरेंज कलर आता है, रेड कलर आता है। तो जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होंगे वो किस में आएंगे? सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का स्टोरेज करेगा ये, ठीक है। प्रोटीन के अलावा अपने फैट्स हो गए, फैट्स मॉलिक्यूल उनका स्टोरेज करेगा। इसके अलावा ऑयल हो गया, इसके अलावा रेजिन्स हो गए, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो भी स्टोरेज फूड होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड हो गया। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लास्टिड का। प्लास्टिड भी एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, तो प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे प्लास्टिड का। प्लास्टिड के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन
It is outer membrane. It is outer membrane. इसकी मेम्ब्रेन में कोई फोल्ड नहीं पाए जाते, जस्ट इसके नीचे मिलती है, ठीक है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इट इज इनर मेम्ब्रेन, इट इज इनर मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन है ये, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन हो गया, सेकंड इसके नीचे इनर मेम्ब्रेन होगी। इसी तरह से इसमें स्पेस मिलता है तो इसको हम इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड मिल रहा था, उसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो फ्लूइड मिलेगा उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं उसको हम, स्ट्रोमा। इसमें जो फ्लूइड मिल रहा है उस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या नाम दिया है हमने, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अलावा इसमें क्या मिलेंगे, खुद का राइबोसोम। हमने पहले ही पढ़ा था कि इनके अंदर खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स भी कौन सी यूनिट के होते हैं, 70S यूनिट के, ठीक है। इसके अलावा इनका खुद का डीएनए होता है, डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें एक मेन जो थाइलेकॉइड्स लेयर होती है, स्ट्रोमा, जिनको हम ग्रेना है बोलते हैं, ग्रेना एंड ग्रेनम। ग्रेना जो होगी, ग्रेना बोलते हैं हम, इसमें से अगर बाहर देखते हैं ये क्या है, थाइलेकॉइड है। एक सिंगल को हम देखते हैं तो ये थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, जिस पर कि आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। और इस पूरे को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रेना। क्या नाम देते हैं, ग्रेना। इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, जो कि हायर क्लासेस के अंदर है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें हमने मेन पार्ट क्या पढ़े इसके, प्लास्टिड, इसकी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड दे दूं, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। इसके स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिड होता है उसकी आउटर कवरिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। उसके नीचे मिलती है, उसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसका जो फ्लूइड है उसको हमने नाम दिया है स्ट्रोमा, ठीक है। इसका खुद का राइबोसोम होता है, वो कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। राइबोसोम इसमें पाया जाएगा, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा, जो कि डीएनए आरएनए हो सकता है। और लिक्विड हमने पढ़ लिया, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने नाम दिया है ग्रेना। ग्रेना, ग्रेना क्या है, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स, ठीक है। ग्रेना क्या है, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स। तो हम अगर एक को बाहर निकाल के देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनम। और एक या एक से अधिक जो ग्रेनम होती है वो मिलकर क्या बना रही है, ग्रेना बना रही है। इस ग्रेना के ऊपर ही हम जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, वो स्ट्रोमा के अंदर तो होती है डार्क रिएक्शन, और इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन यानी हम लोग जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है 11th क्लास मटेरियल में पढ़ते हैं, तब हम इसमें करवाते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल। इसका फंक्शन समझ में आ गया, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा। फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक जो एसिड है वो हो सकते हैं, आपका शुगर्स हो सकती है, ठीक है। शुगर में स्टार्च हो सकता है, तो ये जो भी है अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, प्लास्टिड का फंक्शन होता है। प्लास्टिड क्या करते हैं, प्लास्टिड टू टाइप के होते हैं। प्लास्टिड टू टाइप के हमने पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, दूसरा पढ़ा था हमने ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए कलर से ये प्रोवाइड करवाता है। कलर्स के अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड बनता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करेगा, जो इसके अंदर फूड बना हुआ है उस फूड का स्टोरेज करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लीवर का फंक्शन होता है, लीवर क्या करेगा, फूड को स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फूड स्टोरेज का वर्क करता है। इसका लास्ट जो ऑर्गेनेल है वो पढ़ेंगे, वैक्यूल्स। 6 नंबर का है वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्या है, वैक्यूल्स एक जो बैग्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी स्टोरेज बैग जिनको बोलते हैं। जैसे लेडीज के पास होता है ना बैग, उसमें अपना सारा मटेरियल उसके अंदर डालती रहती है। इसी तरह से जो प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है, उनके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि स्टोर करती है। स्टोर क्या करेगी, स्टोरेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट, यानी वैक्यूल के अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब ये जो वैक्यूल होती है, ये एनिमल सेल के अंदर तो स्मॉल साइज की मिलती है, ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर बहुत ही लार्ज साइज की मिलती है। तो इनके साइज भी अलग अलग होते हैं। इन प्लांट सेल कैसी होगी, लार्ज साइज, और इन एनिमल सेल स्मॉल साइज। लाइक इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बैग के जैसा होता है, इस तरह से इनके अंदर क्या भरा होता है, इसमें भी वाटर होता है, यानी 50 to 90% जो सरफेस एरिया होता है वो सेल का कवर करती है। किसके अंदर, प्लांट सेल में, जिनमें लार्ज साइज की पाई जाएंगी उसके अंदर। जैसे सेल है, सेल का 50 to 90 सरफेस वॉल्यूम जो होता है वो कौन कवर करेगी, ये वैक्यूल्स कवर करेगी, ठीक है। अब इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, क्यों पाई जाती है, इसका मेनली फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज का, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक स्टोरेज बैग के समान होता है, स्टोरेज बैग के समान होता है। इसमें लिक्विड का भी स्टोरेज होता है और सॉलिड का भी स्टोरेज होता है। तो लिक्विड सॉलिड, इसमें हमने स्टोरेज किसका करेंगे, हम इसमें स्टोरेज किसका करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स का स्टोरेज होता है इसके अंदर। अमीनो एसिड्स का स्टोरेज भी हो सकता है इसके अंदर। प्रोटीन्स का भी स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। और भी किसी भी तरीके के जो पार्टिकल्स हो, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, इन सभी का जो स्टोरेज है वो किसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है, वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का 50 से 90% तक का जो सरफेस एरिया होता है वो कौन कवर करेगी, वैक्यूल्स कवर करती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर बहुत ही लार्ज साइज में ये मिलती है, ठीक है। अब इस फंक्शन मैंने इसका बता ही दिया कि स्टोरेज करती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्टोरेज बैग के जैसा होता है, जिसमें सारी चीजों को डाल दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, अपने अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, और बाकी ईटीसी जो भी मिलेगा, सॉलिड हो चाहे लिक्विड कंटेंट हो, वो इसके अंदर स्टोरेज कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने वैक्यूल भी पढ़ी। वैक्यूल और हम कहाँ पढ़ते हैं, वैक्यूल जैसे हम प्रोक्योरिटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पढ़ते हैं। जैसे अमीबा के बारे में पढ़ा था हमने कि अमीबा के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स, जिसका कि स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल वर्क होता है, ठीक है। वो एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा सेल का, सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ा। तो इसके आधार पर, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो हमारी कैसी होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी एक तो हमारी कैसी है, ये फंडामेंटल है, दूसरा स्ट्रक्चरल है और तीसरा है फंक्शनल। तो ये तीनों जो वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन तीनों शब्दों पर ये चैप्टर बना हुआ है। आधारभूत यानी फंडामेंटल इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारी जो मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। बेसिक यानी सबसे छोटी यूनिट है, और ये सारी यूनिट्स जो मिलकर है वो क्या बनाती है, हमारी पूरी बॉडी बनाती है। फंडामेंटल इसको बोलते हैं क्योंकि हमारी आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक। स्ट्रक्चरल यूनिट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है।
यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स में बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। फंक्शनल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं वो एक सेल के द्वारा ही होते हैं, जितने भी फंक्शन हो, जैसे हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े, ऑर्गेनेल्स का ऐसा नहीं है कि एक सेल है वो एक ही सेल सारे फंक्शन कर ले। हाँ, जैसा कि हमारे घरों में होता है, हमारे घर में ऐसे थोड़ी कि एक ही पर्सन सारे काम कर ले। आपकी मदर है, उनका अलग वर्क होता है, ऐसे घर का वर्क, हाउस वाइफ होती है तो घर का वर्क करते हैं, वर्किंग है तो बाहर का वर्क करेंगे। फादर है, उनका आउटर वर्क होता है। स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब चाइल्ड होते हैं, उनका अपना पढ़ने का, स्टडी करने का वर्क होता है। इसी तरह से वर्क का डिवाइडेशन होता है, सेल के अंदर भी वर्क का डिवाइडेशन होता है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं तो वहां भी जो वर्क है उसका डिवाइडेशन होता है। तो सेल का डिवाइडेशन ऑर्गेनेल के थ्रू, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इनको सबको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स, इसका लास्ट जो ऑर्गेनेल है वो पढ़ेंगे, वैक्यूल्स। 6 नंबर का है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्या है, वैक्यूल्स एक जो बैग्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी स्टोरेज बैग जिनको बोलते हैं। जैसे लेडीज के पास होता है ना बैग, उसमें अपना सारा मटेरियल उसके अंदर डालती रहती है। इसी तरह से जो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है उनके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि स्टोर करती है। स्टोर क्या करेगी, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट, यानी वैक्यूल के अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब ये जो वैक्यूल होती है ये एनिमल सेल के अंदर तो स्मॉल साइज की मिलती है, ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर बहुत ही लार्ज साइज की मिलती है। तो इनके साइज भी अलग अलग होते हैं। इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल कैसी होगी, लार्ज साइज, लार्ज साइज, और इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। लाइक इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बैग के जैसा होता है, इस तरह से इनके अंदर क्या भरा होता है, इसमें भी वाटर होता है, यानी 50 to 90% जो सरफेस एरिया होता है वो सेल का कवर करती है, किसके अंदर, प्लांट सेल में, जिनमें लार्ज साइज की पाई जाएंगी उसके अंदर। जैसे सेल है, सेल का 50 to 90 सरफेस वॉल्यूम जो होता है वो कौन कवर करेगी, ये वैक्यूल्स कवर करेगी, ठीक है। अब इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, क्यों पाई जाती है, इसका मेनली फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज का, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक स्टोरेज बैग के समान होता है, स्टोरेज बैग के समान होता है। इसमें लिक्विड का भी स्टोरेज होता है और सॉलिड का भी स्टोरेज होता है। तो लिक्विड सॉलिड, इसमें हमने स्टोरेज किसका करेंगे, हम इसमें स्टोरेज किसका करेंगे, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स का स्टोरेज होता है इसके अंदर, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का स्टोरेज भी हो सकता है इसके अंदर, प्रोटीन का, प्रोटीन्स का भी स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। और भी किसी भी तरीके के जो पार्टिकल्स हो, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, इन सभी का जो स्टोरेज है वो किसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है, वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का 50 से 90% तक का जो सरफेस एरिया होता है वो कौन कवर करेगी, वैक्यूल्स कवर करती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर बहुत ही लार्ज साइज में ये मिलती है, ठीक है। अब इस फंक्शन मैंने इसका बता ही दिया कि स्टोरेज करती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्टोरेज बैग के जैसा होता है, जिसमें सारी चीजों को डाल दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, अपने अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, और बाकी ईटीसी जो भी मिलेगा, सॉलिड हो चाहे लिक्विड कंटेंट हो, वो इसके अंदर स्टोरेज कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने वैक्यूल भी पढ़ी। वैक्यूल और हम कहाँ पढ़ते हैं, वैक्यूल जैसे हम प्रोक्योरिटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पढ़ते हैं, जैसे अमीबा के बारे में पढ़ा था हमने कि अमीबा के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स, जिसका कि स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल वर्क होता है, ठीक है। वो एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने
स्ट्रक्चर पढ़ा सेल का, सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ा। तो इसके आधार पर, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो हमारी कैसी होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी एक तो हमारी कैसी है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, दूसरा स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल है और तीसरा है फंक्शनल। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन तीनों शब्दों पर ये चैप्टर बना हुआ है। आधारभूत यानी फंडामेंटल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमारी जो लाइफ मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। बेसिक यानी सबसे छोटी यूनिट है और ये सारी यूनिट्स जो मिलकर हैं वो क्या बनाती है, हमारी पूरी बॉडी बनाती है। फंडामेंटल इसको बोलते हैं क्योंकि हमारी आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक। स्ट्रक्चरल यूनिट इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स में बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। फंक्शनल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं वो एक सेल के द्वारा ही होते हैं। जितने भी फंक्शन हुए, जैसे हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े, ऑर्गेनेल्स का ऐसा नहीं है कि एक सेल है वो एक ही सेल सारे फंक्शन कर ले। हाँ, जैसा कि हमारे घरों में होता है, हमारे घर में ऐसे थोड़ी कि एक ही पर्सन सारे काम कर ले। आपकी मदर है, उनका अलग वर्क होता है, ऐसे घर का वर्क, हाउस वाइफ होती है तो घर का वर्क करते हैं, वर्किंग है तो बाहर का वर्क करेंगे। फादर है, उनका आउटर वर्क होता है। स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब चाइल्ड होते हैं, उनका अपना पढ़ने का, स्टडी करने का वर्क होता है। इसी तरह से वर्क का डिवाइडेशन होता है। सेल के अंदर भी वर्क का डिवाइडेशन होता है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं तो वहां भी जो वर्क है उसका डिवाइडेशन होता है। तो सेल का डिवाइडेशन ऑर्गेनेल के थ्रू, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इनको सबको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। सो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक